Hello बच्चों, so we are here again to discuss the solution of chemistry paper of GMAN exam which was held on 30th January in evening shift. So the first question of this paper is why KMNO4 shows color. ओके तो KMNO4 के कलर को अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी हम बताते हैं कि कलर के पीछे कई सारे कंसेप्ट होते हैं जिनमें DD ट्रांजिशन भी एक कंसेप्ट है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो KMNO4 में मैंगनीज ऑलरेडी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जहाँ पर DD ट्रांजिशन करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो कलर के पीछे का रीजन होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द चार्ज ट्रांसफर फिनोमेना। और यहाँ पर अगर हम उसको समझें कि चार्ज ट्रांसफर कैसे हो रहा है, तो यहाँ पर KMNO4 में जो परमैंगनेट आयन है उसकी स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो Mn डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O एंड O-। तो ये माना जाता है कि O- का जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो मैंगनीज के वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में ट्रांसफर होता रहता है एंड ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन इट एब्जॉर्ब्स लाइट फ्रॉम द विजिबल रीजन। बिकॉज कलर्ड दिखने के लिए ये बहुत ज़रूरी क्राइटेरिया होता है कि इट मस्ट एब्जॉर्ब द लाइट फ्रॉम द विजिबल रीजन। वैसे तो ये रटा हुआ केस होता है बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पे केवल रीजन बताना है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ वॉट। तो ये चार्ज ट्रांसफर की वजह से है। और यहाँ हम देखेंगे कि ये ऑक्सीजन का चार्ज मेटल की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, तो ऑक्सीजन को एज ए लिगेंड माना जाएगा। तो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर LMCT हो गया यहाँ पर। तो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर ड्यू टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा थर्ड। तो जैसे कि अपन देख पा रहे हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका सिंपल मोल कॉन्सेप्ट से है, जिसमें अपने को मोल फ्रैक्शन की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो चलिए इसका सोल्यूशन बनाते हैं अपन। आप देख पा रहे हो कि क्वेश्चन को अगर मैं पढ़ूं, C इज एडेड टू सोल्यूशन ऑफ A एंड B। C को ऐड किया गया है, किस में ऐड किया गया है? जो सोल्यूशन अपने पास है किसका, A और B का। और इसमें अपने को जो मोल फ्रैक्शन पूछी गई है वो C की मोल फ्रैक्शन पूछी गई है। हमारे पास पहले से ही एक सॉल्यूशन अवेलेबल था जिसमें दो कंपोनेंट थे A और B। इसमें C के मोल्स को कुछ ऐड किया गया और उसका मोल फ्रैक्शन पूछ लिया गया। देखिए अपने को एक चीज क्लियर है कि अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ C फाइंड आउट करना चाहता हूं, आई नीड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C, जिसको अपन को डिवाइड करना है N टोटल से, टोटल मोल से डिवाइड करना है। मान लीजिए C के मोल्स NC है और यहां पर A के कुछ मोल से Na और B के कुछ मोल से Nb, जो ऑलरेडी सॉल्यूशन में अवेलेबल थे। और अपने को N टोटल चाहिए। N टोटल के लिए क्या करेंगे, सभी मोल्स को ऐड कर देंगे, Na प्लस Nb प्लस Nc। सो ये ऑप्शन अपने को ढूंढनी है। द राइट ऑप्शन वुड बी फर्स्ट वन। क्लियर है? इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन लिया गया है वो है क्वेश्चन। चलिए, सो पहला यहाँ पर क्वेश्चन है IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड। सो यहाँ पर हमें क्या करना था, IUPAC बतानी थी। सो यहाँ पर IUPAC बताइए क्या होगा। तो बताइए नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम लोग। सो नंबरिंग जो होगी बच्चों कहाँ से होगी, ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या है बच्चों, टर्मिनल है। यहाँ पर क्या आएगा 1 और ये क्या होगा 2 3 और क्या 4। ओके, अब ये बताइएगा ये मिथाइल क्या है बच्चों, छूट गया, तो ये बनेगा क्या है अपना सब्स्टिट्यूट। तो ये रहा क्या सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ पर सबसे पहले किसके बारे में लिखते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूट के बारे में। तो क्या होगा 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन। सो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो गया, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर क्या है करेक्ट है। सो बच्चों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, वी आर हैविंग 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस, जिसमें 180 ग्राम ग्लूकोज है 1 लीटर में, 180 ग्राम बेंजोइक एसिड है 1 लीटर में, और इसमें 180 ग्राम एसिडिक एसिड ले रखा है 1 लीटर में, और 180 ग्राम सुक्रोज ले रखा है। क्लियर है? लिक्विड सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा, वो अपन को पता है। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इज इक्वल टू, देखिए सारे के सारे अगर अपन देखें अपने
नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है। और अगर अपन ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, सुक्रोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, बट एसिडिक एसिड और बेंजोइक एसिड अप टू सम एक्सटेंट, क्योंकि वीक एसिड है, डिसोसिएट हो सकते हैं। सो आई इंटू के एफ इंटू स्मॉल एम मोलैलिटी। इसको थोड़ा अगर प्रॉपर वे में लिखा जाए, आई नीड आई, के एफ तो सबका सेम होगा क्योंकि सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता। मोलैलिटी कैसे निकलेगी? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि अगर WB देखें कांस्टेंट, 1000 कांस्टेंट, KF कांस्टेंट और WA ऑलमोस्ट कांस्टेंट, जितना MB कम होगा, जितना I बढ़ेगा, उतना डेल्टा TF भी बढ़ेगा। क्लियर है? मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में उतनी ज्यादा डिप्रेशन होगी और फ्रीजिंग पॉइंट में जितनी ज्यादा डिप्रेशन होगी उतना हमें लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट मिलेगा। सो आई की वैल्यू भी सपोर्ट करेगी एसिटिक एसिड को, और मोलर मास भी मिनिमम। देखिए ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है? 180 ग्राम। बेंजोइक एसिड आप देख पा रहे हो कि बेंजोइक एसिड ये होता है COH। अगर इसमें कार्बन देखें तो कार्बन है 7 और हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 2। सो 84 प्लस 6 प्लस 32, it would be 122। तो 122 ग्राम है किसका? बेंजोइक एसिड का। उसी तरीके से अगर एसिडिक एसिड देखें तो मोलर मास है 60 ग्राम, और सुक्रोज देखें तो मोलर मास है 342 ग्राम। अपने को मिनिमम मोलर मास चाहिए था, और ये जो मिनिमम मोलर मास अगर अपन देखें तो मिनिमम मोलर मास की वैल्यू है 60 ग्राम, और इसका आई भी सपोर्ट कर रहा है, मतलब ज्यादा डिप्रेशन होगी। क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन है थर्ड, तो थर्ड ऑप्शन में डिप्रेशन ज्यादा हुई है। डिप्रेशन जाने का मतलब लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा? थर्ड सॉल्यूशन का, राइट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन था यहाँ पर देखिएगा, डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछा गया था। सैलिसल्डिहाइड फॉर्म फ्रॉम फिनॉल बाय रिएक्टिंग विथ। अब यहाँ पर समझिएगा बच्चों, यहाँ पर हमसे ये पूछा गया था कि फिनॉल में कौन सा रिएजेंट यूज करें। जैसे ये क्या हो गया आपका फिनॉल, दिस इज द फिनॉल। फिनॉल में हम कौन सा रिएजेंट यूज करें जिसमें हमें क्या है बच्चों? सैलिसल्डिहाइड क्या हो? ऑब्टेन हो जाए। ये अपन को क्या है बच्चों? बनाना है। अब ये बताइए बच्चों, आप लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा RTR रिएक्शन, रीमर ट्रिमर रिएक्शन, RTR। तो अब ये बताइएगा बच्चों, कौन सा रिएजेंट हम यूज करते थे? क्लोरोफॉर्म CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ क्या? स्ट्रॉन्ग बेस, और देन उसके बाद क्या करा देते थे? हाइड्रोलाइसिस कराते थे। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन चला जाएगा आपका? सेकेंड ऑप्शन चला जाएगा या नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो बच्चों इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन एंड फाइंड द क्या बच्चों? मेजर प्रोडक्ट। तो बच्चों यहाँ पर आपको पता होगा ये हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज़ ये बताइएगा कि हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर? एंटी मार्कोनिकोस एडिशन विदाउट रीअरेंजमेंट, ऐसा पॉइंट हमें क्या है? मेंशन कराया जाता है रिएक्शन मैकेनिज्म में। सो ये बताइएगा यहाँ पर क्या होगा? CH3, यहाँ पर आपको क्या लगा देना था? H, और यहाँ पर क्या है बच्चों? OH। H वाला पोर्शन बच्चों यहाँ से आता है, OH वाला पोर्शन यहाँ से आता है। ओके बच्चों, यहाँ पर A प्रोडक्ट दिस। अगर हम बात करें B प्रोडक्ट की, तो जो B प्रोडक्ट होगा तो यहाँ पर क्या था? एसिडिक क्या यूज किया गया? वाटर यूज किया गया है। अब एक चीज़ ये समझिएगा, एसिडिक वाटर में क्या है? H+ है और क्या है? H2O है। बच्चों ये बताइएगा, ये जो डबल बॉन्ड होगा ये क्या करेगा? अटैक करेगा। कार्बोकेटायन का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर ये बताइएगा, कार्बोकेटायन क्या हो गया? फॉर्म हो गया। H यहाँ पर आ गया और ये कार्बोकेटायन हो गया। बच्चों ये बताइएगा, हमने क्या यूज किया? वाटर।
वाटर क्या करेगा बच्चों, अटैक करेगा इस कार्बोकेटायन में, और यहाँ से बच्चों क्या निकल जाएगा, H+ को क्या किया आपने, रिमूव कर दिया। तो फाइनली बच्चों ये बताइएगा प्रोडक्ट क्या आ गया, यहाँ पर H, यहाँ पर, और ये क्या हो गया बच्चों CH3, यहाँ पर क्या आ गया OH। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पर, सो ए ये रहा और ये क्या रहा B। तो ऑप्शन नंबर 1 तो बच्चों है नहीं। ऑप्शन नंबर 2 में देखिए बच्चों, ए बोल रहा है CH3OH और बी बोल रहा है बच्चों क्या CH3, और यहाँ पर क्या है CH3 के पास में क्या OH है। तो इसलिए बच्चों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। पूछा गया था IUPAC, तो ये मतलब सेकेंड क्वेश्चन है IUPAC का, एक पहले भी आ चुका और ये अभी फिर से, मतलब एक ही शिफ्ट में दो दो IUPAC के, तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या हो गया, वेटेज वाला चैप्टर हो गया इस एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस शिफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो कि बच्चों पहले क्या थे, एक ही क्वेश्चन आता था, या तो बच्चों क्या शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन नहीं होते थे। तो IUPAC भी क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गया बच्चों, चैप्टर हो गया। तो चलिए इसका IUPAC करते हैं यहाँ पर। तो ये बताइएगा बच्चों यहाँ पर जो IUPAC होगी, तो बच्चों ये आपका रहा फंक्शनल ग्रुप। देखिए यहाँ पर क्या है, दो दो फंक्शनल, ये भी फंक्शनल है ये भी फंक्शनल है, बट अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू क्या प्रायोरिटी ऑर्डर, हम किसे फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, साइनाइड को मानेंगे। मतलब CN क्या होगा आपका फंक्शनल होगा, और NH2 जो होगा ये क्या बनेगा आपका सब्स्टिट्यूट बनेगा, ये क्या बनेगा सब्स्टिट्यूट बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा 1 2 3 4 5। अब ये बताइए 4 क्या लिखेंगे हम लोग, पहले तो सब्स्टिट्यूट को लिखेंगे, तो क्या होगा 4 एमिनो 5 कार्बन पेंटेन क्या आ जाएगा नाइट्राइल। तो ये बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है 4 एमिनो पेंटेन नाइट्राइल, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन 9th क्वेश्चन, यहाँ पे हम देखेंगे इन द गिवन रिएक्शन A एंड B आर रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर आप देखिए कि रिएक्शन जो दे रखी है वो क्रोमिल क्लोराइड की NaOH के साथ में दे रखी है, और इन रिएक्शंस को अच्छे से समझाया जाता ही है कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे क्रोमिल क्लोराइड के साथ में NaOH जो है वो SN2 रिएक्शन इस टाइप से देगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि CrO Cr डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये Cl एंड Cl, NaOH का जो हाइड्रोक्साइड है वो इस पर अटैक करता है, यहाँ से ये वापस इधर शिफ्ट होता है, इलेक्ट्रॉन वापस आता है और यहाँ से Cl माइनस हट जाता है। अल्टीमेटली ये होता है कि दोनों क्लोराइड हट करके, और यहाँ पर हम देखेंगे कि Cr डबल बॉन्ड O एंड OH इस तरीके का मिल जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर बेसिक मीडियम है और यहाँ पर एट द सेम टाइम क्या मिल जाएगा NaCl, चूंकि यहाँ पर बेसिक मीडियम है तो NaOH इस एसिड के साथ में, इस क्रोमिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा Na2CrO4। तो ये येलो कलर का कंपाउंड होता है जो Na2CrO4 हमें मिलेगा। सो दैट इज आवर फर्स्ट प्रोडक्ट, दैट इज A। उसके बाद में ये जो A है ये H2SO4 के साथ और H2O2 के साथ में जो रिएक्शन दे रहा है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन D एंड F ब्लॉक में पढ़ाते भी हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शंस में, जहाँ पर हम देखते हैं कि Na2CrO4 को अगर हम H2SO4 प्लस H2O2 के साथ में मिलाएंगे तो यहाँ पर हमें एक ब्लू कलर का ऑक्साइड मिलता है CrO5, जिसकी बटरफ्लाई टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होती है। तो ये कंपाउंड हमारा B हो जाएगा, ये कंपाउंड हमारा A था। तो A एंड B कंपाउंड आर रेस्पेक्टिवली सोडियम क्रोमेट एंड क्रोमियम परऑक्साइड, ऑक्साइड ऑक्सो परऑक्साइड भी अपन इसको बोल देते हैं, ठीक है, या क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड ऐसे सिंपली अपन बोल सकते हैं। बट ये हो गया हमारे पास CrO5 ब्लू कलर का ऑक्साइड होता है जो यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पर 10th क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्क्वायर पिरामिडल शेप। तो इसको भी आसानी से यहाँ पर बताया जा सकता है, जिसमें अपन देखेंगे कि PCl5 की जो स्ट्रक्चर है वहाँ पर अपन देखेंगे कि ये तो ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर हो गई, जबकि BRF5 में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर होगी इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे लोन पेयर होगा और ये स्क्वायर पिरामिडल शेप हो जाएगी, इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल शेप।
PF5 में अगेन TBP ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल हो जाएगा, ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल हो जाएगा, और इस तरीके से ये अरेंजमेंट हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हिसाब से तो निकल +2 में है, ये 3D8 सिस्टम है, और 3D8 सिस्टम है लेकिन साइनाइड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के कारण यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग होगी, स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग होगी तो यहाँ पे DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और इसकी ज्योमेट्री जो है वो स्क्वायर प्लेनर होगी। तो डेफिनेटली हमसे पूछा गया है कि स्क्वायर पिरामिडल शेप किसकी होगी, तो वो सेकंड आंसर हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल शेप के लिए। 13th क्वेश्चन, जिसमें हम देखेंगे कि स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है। लिखा हुआ है कि सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन, सो डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन NH3। देखने वाली बात यह है बच्चों कि यहां पर अगर हम देखें कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, यहां तक बात ठीक है, लेकिन डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 ग्रेटर देन NH3 बोल रखा है। नोट्स में अपन बताते भी हैं कि भैया लोन पेयर का मोमेंट जो है हमेशा सेंट्रल एटम से दूर की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, और अगर इसके बॉन्ड्स को देखें हम NF3 में, तो फ्लोरीन चूंकि नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहां पर जो डाइपोल वेक्टर है उसका डायरेक्शन हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ लिया जाता है। जहां हम देख सकते हैं कि अगर मैं यहां पर इसको अलग कलर के पेन से देखें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो बॉन्ड डाइपोल्स है उनका रिजल्टेंट जो है वो नीचे की ओर आएगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है लोन पेयर मोमेंट की तुलना में। तो यहां पर नेट डाइपोल मोमेंट जो है घट जाएगा, क्योंकि लोन पेयर मोमेंट का डायरेक्शन तो इधर की तरफ है, जबकि बॉन्ड पेयर मोमेंट्स का जो डाइपोल है उसका डायरेक्शन नेट रिजल्टेंट नीचे की ओर आ रहा है। तो यहां पर म्यू नेट जो है काफी कम होगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 भी हम लिखवा देते हैं कि भाई ये ऑलमोस्ट नॉन पोलर स्पीसीज होगी। जबकि NH3 में अगर हम बात करें तो NH3 में लोन पेयर का डायरेक्शन तो हम जानते हैं कि वो अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम ही होगा, और यहां पे अगर हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो अब हम देख रहे हैं कि यहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन है। तो यहां पर बॉन्ड मोमेंट्स की डायरेक्शन नाइट्रोजन की तरफ होगी, ऊपर की तरफ होगी। इन तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, वो इसमें ऐड अप हो जाएगा। तो यहां पर म्यू नेट काफी ज्यादा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो ऐसे में जिसका म्यू नेट ज्यादा होता है उसी को हम ज्यादा पोलर मानते हैं। तो डेफिनेटली यहां पर NH3 ज्यादा पोलर होगा और NF3 कम पोलर होगा। तो पहला स्टेटमेंट यहां की वजह से गलत हो गया, ठीक है। उसी तरीके से अब यहां जो बात बोल रखी है कि लोन पेयर डाइपोल इन NH3 इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ द बॉन्ड मोमेंट, जबकि यहां पर तो वो डायरेक्शन में ही है। तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। तो यहां पर हमारा थर्ड आंसर हो जाना चाहिए। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 फॉर यू, ठीक है। ये क्वेश्चन बच्चों GOC से आया हुआ था, काफी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर ये क्या है, 3 डिग्री क्या है, कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पूछा गया है। सो यहाँ पर क्या है, ये 3 डिग्री क्या है, कार्बोकेटाइन है। यहाँ पर क्या है, 2 डिग्री क्या है, कार्बोकेटाइन है। सो बच्चों यहाँ पर क्या है, अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं। जिसके पास जितने ज्यादा क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन होंगे, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। तो यहाँ पर सिंपल क्या होगा बच्चों, ये बताइए कितने अल्फा हैं, 3 3 6 3 कितने हो गए, 9 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास कितने हो गए, 3 3 क्या हो गए, 6। कार्बोकेटाइन के जस्ट अगला वाले कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा कार्बन। उससे जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पर कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्या बच्चों, हम लोग यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, या अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट वाला भी कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो भी ये क्या आएगा, आंसर सही आएगा। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है बच्चों, CH3 समझिएगा यहाँ पर। तो ये बच्चों ये भी क्या लगा रहा है, प्लस आई, ये भी प्लस आई और ये भी प्लस आई, ये तीनों क्या लगा रहे हैं बच्चों, प्लस आई। तो कार्बोकेटाइन जो होता है बच्चों, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। और जितने ज़्यादा ग्रुप लगे होंगे क्या, इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग, उतना ही स्टेबल क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन। तो जिसकी वजह से बच्चों यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा आपका, बोलिए, फर्स्ट
फर्स्ट सबसे ज्यादा हो गया, सो यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, देन क्या होगा बच्चों, फोर्थ। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो यहाँ पर बच्चों कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा बच्चों, मैच करेगा। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन था। स्टेटमेंट 1 दिया हुआ, हैलोजन अटैच टू बल्की ग्रुप अंडर क्या है, SN2 रिएक्शन। सो यहाँ पर एक चीज ये बताइएगा, जो SN2 रिएक्शन है, जो क्या है SN2 रिएक्शन है, ये क्या होती है, 1 डिग्री हैलाइड में होती है, 2 डिग्री में होती है, और 3 डिग्री हैलाइड में तो होती ही नहीं है। तो 3 डिग्री हैलाइड में तो होती ही नहीं है SN2। तो बच्चों ये बताइएगा, यहाँ पर तो स्टेटमेंट दिया गया है कि क्या लगा दिया आपने, बल्कि ग्रुप। मतलब अगर बड़ा ग्रुप लगा होगा तो क्या SN2 में रिएक्शन होगी, नहीं। यहाँ पर कौन सी होगी आपकी, SN1 होगी। तो स्टेटमेंट 1 क्या होता है आपका, फॉल्स होता है, पूरी तरीके से गलत है। यहाँ पर क्या आना चाहिए था, SN1, तो क्या होता, हम करेक्ट बोलते हैं। अब आते हैं स्टेटमेंट 2 में। स्टेटमेंट 2 में ये बोल रहा है कि ये सेकेंडरी क्या है, अल्काइल हैलाइड है। सपोज दैट बच्चों ये CH3 CH3 यहाँ पर क्या है, Cl लगा दिया। अब यहाँ पर बोला गया एक्सेस में क्या ले लिया है, एथेनॉल, C2H5 क्या है, OH। ओके, यहाँ पर एक्सेस में रखा गया है, एक्सेस में। अब एक चीज ये बताइएगा, यहाँ पर ये क्या है आपका सेकेंडरी, मतलब ये क्या है 2 डिग्री है। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पर क्या SN1 पॉसिबल है क्या। तो एक चीज समझिएगा, यहाँ पर ये जो आपने क्या रखा है बच्चों, सॉल्वेंट रखा है या न्यूक्लियोफाइल रखा है, ये कैसा है आपका, वीक है या नहीं है। तो दिस इज द क्या, वीक न्यूक्लियोफाइल, और एक्सेस में रखा हुआ, मतलब इसी का क्या बनाया गया होगा, सॉल्वेंट। तो ये सॉल्वेंट कैसा है आपका, पोलर क्या है, प्रोटिक सॉल्वेंट है। कैसा है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो ये तो कंडीशन ही होती है SN1 की, कि आपका कैसा होना चाहिए, एक वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, पोलर प्रोटिक क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट होना चाहिए। तो कौन सी रिएक्शन होगी आपकी, SN1। तो यहाँ पर क्या था, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ही तरीके से गलत था, और स्टेटमेंट 2 क्या था, यहाँ पर सही था। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा कौन सा आएगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 फॉल्स, स्टेटमेंट 2 क्या है, ट्रू। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो H2TE is more acidic than H2S। हम ये बातें मतलब हाइड्राइड्स के दौरान भी देखते ही हैं, जब या पी ब्लॉक में जब अपन पढ़ते हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी के बारे में, तो वहाँ पर भी ये बातें होती हैं। तो वहाँ अपन देखेंगे कि नीचे की ओर जाने पर, ग्रुप में नीचे की ओर जाने पर जो है एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। एसिडिक स्ट्रेंथ नीचे की ओर क्या होगी, बढ़ेगी। और इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि नीचे की ओर जाने पर जो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ है वो तो बढ़ती जा रही है, और बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी तो बॉन्ड एनर्जी घटती जाएगी, और डेफिनेटली यहाँ पर इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो सबसे कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर जबकि बोला गया है कि H2TE हैज मोर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देन H2S, तो ये सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। तो ओनली स्टेटमेंट 1 विल बी करेक्ट। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ओनली स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो ये बात भी सही है, क्योंकि यहां पर हमें जो करेक्ट ऑप्शन चुनना है, वहां से हम देखेंगे पहला ऑप्शन कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। तो बोथ दोनों तो करेक्ट नहीं है, स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर इनकरेक्ट, ये भी गलत हो जाएगा। ओनली स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, तो ये भी गलत है। ओनली स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। इस बार थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्शंस में घुमाव है कि जनरली करेक्ट और इनकरेक्ट इस तरीके का चीजें होता है, लेकिन यहाँ पर ओनली स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो यस, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। H2TE ज्यादा एसिडिक होता है H2S के कंपैरिजन में। Let us now move on to the next question, that is 20th question, और सॉरी 18 क्वेश्चन यहाँ पर अपन डिस्कस करते हैं। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ Mn2CO का होल 10।
तो प्रीवियस अटेम्प्ट में भी ऐसे सवाल खूब पूछे जाते रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे कि Mn2CO का होल 10, यहां पर इसकी स्ट्रक्चर को अगर हम डिस्कस करें तो देखेंगे कि इस डाइकार्बोनिल में, या यूं कहे कि इसमें डेका कार्बोनिल में, यहां पर हम देखेंगे कि मैग्नीज और मैग्नीज के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है, और इसके अलावा यहां पर कोई भी कार्बोनिल एज ए ब्रिज लिगेंड काम नहीं करता है। तो यहां पर अपन देखेंगे कि इस तरीके का यहां पर अरेंजमेंट होगा, CO एंड CO लाइक दिस। तो अगर हम यहां पर मैग्नीज और मैग्नीज के सिंगल बॉन्ड को नहीं देखें, या यूं कहे कि उसको ज्योमेट्री में कंसीडर नहीं करें, तो हम देख रहे हैं कि मैग्नीज के चारों तरफ 5 कार्बोनिल्स का अरेंजमेंट है। 5 कार्बोनिल्स का अरेंजमेंट है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये एक स्क्वायर हुआ, और स्क्वायर के ऊपर ये एक पिरामिड बन गया। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन जो सेलेक्ट करेंगे, उसमें पहले ऑप्शन में लिखा है कि 2 स्क्वायर पिरामिडल यूनिट्स आर जॉइंड बाई ब्रिजिंग CO लिगेंड। तो ब्रिजिंग CO लिगेंड तो नहीं होगा। 2 स्क्वायर पिरामिडल यूनिट्स जॉइंड बाई MN बॉन्ड। तो यस, 2 स्क्वायर पिरामिडल यूनिट्स हम देख पा रहे हैं, ये स्क्वायर और ये पिरामिड, ऐसे ही ये स्क्वायर और ये पिरामिड, इनको हमने MN बॉन्ड से जोड़ रखा है। तो डेफिनेटली यहां पर सेकंड स्टेटमेंट जो है वो ज्यादा सही है। बाकी तो 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स, तो टेट्राहेड्रल यूनिट्स तो यहां पर कुछ है ही नहीं। सिमिलरली 2 स्क्वायर प्लेनर यूनिट्स भी ऐसा कुछ नहीं है। तो डेफिनेटली यहां पर सेकंड आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन जो डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 में अगर अपन देखें, एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है गाइस। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। इसमें अगर देखें, उसने इलेक्ट्रॉन का nth ऑर्बिट में मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है, किसके प्रोपोर्शनल होगा। सो मैग्नेटिक मोमेंट of electron in the nth orbit is equal to NH upon 2 pi। क्लियर है। तो हमें n की पावर पूछी गई है, तो इससे आप कंक्लूड कर सकते हो इट इज प्रोपोर्शनल टू n की पावर 1। सो आंसर पूछा गया कि यहां पर n की पावर x और x की वैल्यू पूछी गई है, तो यहां से अपन x की वैल्यू को इक्वेट कर पा रहे हैं। आंसर वुड बी 1। तो द राइट ऑप्शन इज सेकंड वन। क्लियर है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पर सीरीज में रिएक्शन रखी गई थी। ये थोड़ा सा बच्चों क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन पूछी गई है, सो पहली वाली क्या है, नाइट्रेशन, देन नाइट्रेशन के बाद एसन क्या है, HCl यूज किया गया, फिर क्या है डाइजोनियम, क्या डाइजोटाइजेशन कराया गया, देन उसके बाद क्या फिनॉल। मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर क्या डाई रिएक्शन पूछी गई थी फिनॉल के साथ। ओके, तो यहाँ पर ओवरऑल 4 रिएक्शन पूछी गई थी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा बना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओवरऑल इसी क्वेश्चन पे हम क्या बोल सकते हैं कि काफ़ी अच्छा लेवल बनाया गया था, मतलब थोड़ा सा अच्छा लेवल था इस क्वेश्चन को। और बाकी ओवरऑल जो क्वेश्चन थे बहुत ही ज़्यादा क्या थे, इजी थे, लेकिन ये बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है जो कि NCERT में डायरेक्ट दी गई हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, सबसे पहले समझिएगा क्या ले लिया गया, बेंजीन ले लिया गया है। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या कराते हैं, कंसंट्रेटेड क्या है HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4। सो यहाँ पर हमें पता है कि ये क्या होता है, नाइट्रेशन, यहाँ पर नाइट्रेशन होगी। तो यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर क्या बनता है आपका NO2 क्या बनता है प्लस, और ये बेंजीन क्या करती है, अटैक करती है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका नाइट्रोबेंजीन फॉर्म हुआ। तो क्या हो गया, नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। देन उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, SnHCl, तो यहाँ पर रिडक्शन करा दिया गया है। तो यहाँ पर क्या बन गया आपका एनिलीन। किसका फॉर्मेशन हो गया, एनिलीन। तो यहाँ पर बच्चों कौन कौन से ऑप्शंस
खत्म हो जाते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 तो आने वाला ही नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर क्या यूज किया गया, NaNO2 प्लस क्या HCl, और यहाँ पर 0 क्या होता है, 5 डिग्री सेल्सियस होता है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, सो इस तरीके से था। तो बच्चों आपको पता होगा कि यहाँ पर क्या बन जाएगा, डाइजोनियम क्या बन जाता है, सॉल्ट N2 प्लस और क्या Cl माइनस। ये क्या हो गया, डाइजेटाइजेशन रिएक्शन होती है। यहाँ पर क्या है आपका डाइजोनियम क्या है, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। देन उसके बाद यहाँ पर ये बोला गया कि फिनॉल यूज किया गया। अब यहाँ पर जो फिनॉल होता है, यहाँ पर मैं pH भी लिख देता हूँ, अल्कलाइन मीडियम लेते हैं तो यहाँ पर क्या है 9 to 10 क्या है बच्चों, pH ले लेते हैं, अल्कलाइन मीडियम में होता है। ओके, अब यहाँ पर जो आपकी डाई का कलर आता है, ये ऑरेंज कलर की डाई का कलर आता है। तो जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है, जो प्रोडक्ट बनेगा, तो समझिएगा यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पर समझिएगा ये जो होता है ना बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, H जो क्या होता है रिमूव होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाता है आपका बेसिक मीडियम, अल्कलाइन मीडियम है, O पे क्या आ जाता है माइनस। अब समझिएगा यहाँ पर ये क्या करेगा, रेजोनेंस, ये क्या करेगा, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस करता हुआ बच्चों नेगेटिव चार्ज कहाँ पर आएगा आपका, ऑर्थो में आएगा, और किस में आएगा आपका पैरा पोजीशन पे। तो यहाँ पर जो क्या होती है, जो ये आपकी डाइजोनियम बना हुआ है, ये क्या होता है बच्चों, ये कौन सा पोजीशन अटैक करता है इसका, बोलिए पैरा पोजीशन अटैक करेगा। तो यहाँ पर जो हम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, तो ये जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा कुछ ऐसा, यहाँ पर हमने बना दिया क्या OH, ओके, और यहाँ पर क्या होगा N, डबल बॉन्ड N, और ये आपका आ गया ये पोर्शन N, ये ऐसे। तो बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पर, क्या ऑप्शन बी मैच कर रहा है क्या, नहीं, ओनली ऑप्शन नंबर ए देखिएगा। देखिए बच्चों ये फिनॉल रहा N डबल बॉन्ड N, और ये क्या है आपका pH। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1 क्या था, करेक्ट था। और ये जो होता है डाई का कलर, इसका कौन सा कलर आता है आपका, ऑरेंज कलर की डाई आती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या 11th वाली NCERT से आया था, POC से आया था। यहाँ पर बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। हम लोग क्या 9th क्लास में भी क्रिस्टलाइजेशन पढ़ते हैं, और जो क्रिस्टलाइजेशन का यूज होता है जब क्या होती है आपकी जो सॉलिबिलिटीज़ होती हैं, जब डिफरेंट क्या होती हैं सॉलिबिलिटीज़ होती हैं, तब हम क्या यूज करते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन कुछ ऐसा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्यूरिफिकेशन मेथड विच बेस्ड ऑन द क्या है सॉलिबिलिटीज ऑफ द क्या है कंपाउंड। तो किसका हम लोग करेंगे, यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम लोग, क्रिस्टलाइजेशन क्या है यूज करते हैं जब क्या होती है सॉलिबिलिटीज क्या होती है कंपाउंड की क्या होती हैं डिफरेंट होती हैं, या बात करें तो तब हम क्या है कौन सा मेथड यूज करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। स्टेटमेंट वाला सवाल है ये भी, यहाँ पे देखेंगे देयर इज रेगुलर इंक्रीज इन केमिकल रिएक्टिविटी फ्रॉम ग्रुप 1 टू ग्रुप 18। वो कह रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जैसे लिथियम से लेकर के अगर हम बात करें कि फ्लोरीन तक जाएं मान लीजिए, और या फिर हम मान लीजिए कि सोडियम से लेकर के और आर्गन तक जाते हैं, तो वहां पे कह रहे हैं कि लगातार केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। बट ऐसा नहीं है, हम जानते हैं कि रिएक्टिविटी कहीं ना कहीं आयोनाइजेशन एनर्जी पे भी डिपेंड करती है, और हम जानते हैं कि सोडियम से लेकर के मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम इधर की तरफ आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है, नॉर्मली बढ़ती जाती है जनरली। तो ऐसे में अगर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी तो रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, बल्कि। तो कहना का मतलब है कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि वो तो रेगुलर इंक्रीज की भी बात कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। फिर दूसरा स्टेटमेंट जो कह रहा है कि ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स है वो कौन है, लिथियम है। तो लिथियम का ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड, पोटेशियम का ऑक्साइड, हम देखते हैं कि ये काफी अच्छी मेटल्स है, और मेटल्स के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर बेसिक, ये बात सही है। ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 17 आर एसिडिक। 17 ग्रुप में कौन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, इस तरीके के आते हैं। तो क्लोरीन का जो ऑक्साइड्स होंगे, ब्रोमीन के जो ऑक्साइड्स होंगे, डिफरेंट वेराइटी ऑफ ऑक्साइड्स वहां पे होते हैं।
अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में, बट इन जनरल देखें तो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, और इसलिए ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 17 आर एसिडिक, ये बात भी सही मानी जाएगी। तो सेकंड स्टेटमेंट सही होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होगा। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, गलत। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ये भी गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, यस, एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच गिव फ्लेम टेस्ट फ्रॉम फॉलोइंग। देखिए यहां पर जो है फ्लेम टेस्ट का सवाल ये एस ब्लॉक से या यूं कहे सॉल्ट एनालिसिस से भी कंसीडर किया जा सकता है। अब जब चूंकि एस ब्लॉक की अकेली एस ब्लॉक की मेटल्स नहीं है, यहाँ पर यह सॉल्ट एनालिसिस से ही माना जाएगा। तो इसमें अपन अगर देखेंगे तो स्ट्रोंशियम जो कि एस ब्लॉक एलिमेंट है, और हम जानते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट में से बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ करके बाकी के सभी एलिमेंट जो है वो फ्लेम टेस्ट देते हैं। तो स्ट्रोंशियम देगा, स्ट्रोंशियम यहाँ पे फ्लेम टेस्ट देगा। लेकिन अगर हम 3D सीरीज में से देखें तो कॉपर भी जो है वो ब्लूइश कलर का फ्लेम टेस्ट देता है। कोबाल्ट एंड निकल ये वाइटेस्ट टाइप के देंगे तो उसको फ्लेम टेस्ट नहीं माना जाएगा, वाइटेस्ट टाइप की फ्लेम देंगे। तो कैल्शियम जो है वो ब्रिक रेड दे देता है, और आयरन जो है वो गोल्डन येलो दे देता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये ब्रिक रेड देगा, तो यानी कि ये भी फ्लेम टेस्ट दे रहा है। आयरन जो है वो गोल्डन येलो टाइप का देगा, तो ये भी फ्लेम टेस्ट देता है। और कॉपर की बात करें तो वो ब्लूइश कलर का देगा, और स्ट्रोंशियम की बात करें तो वो रेडिश टाइप का देगा, ठीक है, क्रिम्सन रेड जैसा भी अपन उसको बोलें। तो यहां पर 4 एलिमेंट जो है वो कौन कौन से हो गए, स्ट्रोंशियम, कॉपर एंड कैल्शियम एंड आयरन, ये 4 एलिमेंट जो है ये फ्लेम टेस्ट देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, ये जो क्वेश्चन आया था बच्चों, ये आया था कैनिजारो रिएक्शन है। यहाँ पर ये बोला गया है कि 15% क्या लिया गया, स्ट्रॉन्ग क्या लिया गया था, बेस लिया गया था, और यहाँ पर जो रिएक्टेंट रखा गया है तो क्या रखा गया है, मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड। क्या रखा गया है, मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पर क्या है, Cl, और यहाँ पर ये बोला गया 15% क्या है आपका KOH। तो ये कौन सी रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन है। तो चलिए कैनिजारो रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। सो होता ये है कि यहाँ पर कैनिजारो में कंडीशन ये होती है कि आपके पास क्या हो, एल्डिहाइड हो तो बट उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और यहाँ पर क्या होता है, OH माइनस क्या करता है, अटैक करता है, और यहाँ से क्या होगा आपका, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CO माइनस H, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका OH। अब देखिए यहाँ पर 2 मोल यूज करते हैं, 2 मोल होता है, तो दूसरा मोल भी आपने यहाँ पर क्या है साइड में रख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH। अब एक चीज समझिएगा, यहाँ पर O माइनस क्या करेगा, न्यूट्रलाइज होना चाहेगा, तो ये जो H होता है बच्चों ये निकलता है और इस कार्बन पे क्या अटैक करता है, और ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बन गया क्या, C डबल बॉन्ड OH। अब ये बताइए बच्चों, यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा या नहीं टूटेगा। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया, और CHHO माइनस। अब यहाँ पर क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, और ये बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, फास्ट होती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एसिड बेस रिएक्शन, और ये जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, फास्ट होती है। तो यहाँ से जो ये एसिड का हाइड्रोजन है ये क्या हो जाएगा, किसके पास चला जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो यहाँ पर जो होता है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड O के प्लस और क्या माइनस, और इधर पे क्या है बच्चों, बन जाएगा अल्कोहल। तो ये बन गया क्या आपका CH2OH। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, यहाँ पर क्या था, आप मेटा पोजीशन पे क्लोरीन भी लगा दीजिए, क्योंकि ये क्लोरीन लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या करिए, आप क्लोरीन लगा दीजिए। ओके।
तो बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपका सिंपली बच्चों, क्या फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? देखिए फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ही मैच कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट। यहाँ पर देखिएगा ये वाले ऑप्शंस इनकरेक्ट क्यों है? क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ से Cl बाहर नहीं निकलेगा कि क्या किया आपने, बेस अटैक कराया मेटा पोजीशन पे और क्या करा दिया आपने, सब्सटीट्यूशन यहाँ पे रिएक्शन करा दी। यहाँ पर पॉसिबल नहीं होती है। ये कौन सी रिएक्शन है? यहाँ पर कैनिजारो रिएक्शन है। ओके, सो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही आ रहा था? ऑप्शन नंबर 1 क्या था? करेक्ट था। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, बट डायरेक्ट क्या है, एनसीईआरटी से आया हुआ है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है कैनिजारो रिएक्शन। स्टेटमेंट वाला सवाल है ये भी। यहाँ पे देखेंगे, देयर इज रेगुलर इंक्रीज इन केमिकल रिएक्टिविटी फ्रॉम ग्रुप 1 टू ग्रुप 18। वो कह रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जैसे लिथियम से लेकर के अगर हम बात करें कि फ्लोरीन तक जाएं मान लीजिए, और या फिर हम मान लीजिए कि सोडियम से लेकर के और आर्गन तक जाते हैं, तो वहां पे कह रहे हैं कि लगातार केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। बट ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि रिएक्टिविटी कहीं ना कहीं आयोनाइजेशन एनर्जी पे भी डिपेंड करती है, और हम जानते हैं कि सोडियम से लेकर के मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम इधर की तरफ आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है, नॉर्मली बढ़ती जाती है जनरली। तो ऐसे में अगर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी तो रिएक्टिविटी कम होती जाएगी बल्कि। तो कहना का मतलब है कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि वो तो रेगुलर इंक्रीज की भी बात कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। फिर दूसरा स्टेटमेंट जो कह रहा है कि ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स है वो कौन है? लिथियम है। तो लिथियम का ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड, पोटेशियम का ऑक्साइड, हम देखते हैं कि ये काफी अच्छी मेटल्स है, और मेटल्स के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। तो ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर बेसिक, ये बात सही है। ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 17 आर एसिडिक। 17 ग्रुप में कौन आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, इस तरीके के आते हैं। तो क्लोरीन का जो ऑक्साइड्स होंगे, ब्रोमीन के जो ऑक्साइड्स होंगे, डिफरेंट वेराइटी ऑफ ऑक्साइड्स वहां पे होते हैं अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में। बट इन जनरल देखें तो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं, और इसलिए ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 17 आर एसिडिक, ये बात भी सही मानी जाएगी। तो सेकंड स्टेटमेंट सही होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होगा। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, गलत। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ये भी गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, यस, एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया? अगेन एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, बोहर मॉडल का क्वेश्चन है। हमें पता है कि जो बोहर हाइपोथेसिस है दैट इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। तो यहां पर हीलियम पॉजिटिव आयन को रखा गया है, आप देख पा रहे हो। और जैसे कि अपने को पता है कि हीलियम पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है, क्योंकि इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन ही है। तो जब अपन इसका सोल्यूशन बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहे हैं? हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइन्स आर ऑब्टेन्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन हीलियम पॉजिटिव आयन जंप्स फ्रॉम n is equal to 5 to n is equal to 1। देखो, एक इलेक्ट्रॉन के अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करी गई है, क्लियर है, तो एक इलेक्ट्रॉन में तो आपको जो मैक्सिमम लाइंस मिल सकती हैं, n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4 and n is equal to 5। ठीक है, तो क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है। अगर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है आपके पास और मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस पूछी गई हैं, तो देखो ये वाला रूट फॉलो होगा। 4 पॉसिबल ट्रांजिशन, जितनी ट्रांजिशन उतनी ही स्पेक्ट्रल लाइंस, तो आंसर क्या रहेगा? 4। लेकिन अगर आपको पास एक सैंपल है और उसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस पूछी गई हैं, तो उस केस में आपको करना क्या होगा? तो उस केस में आपको सारी पॉसिबिलिटीज को काउंट करना है कि भाई n इज इक्वल टू 1 पे आना है। कहां से आना है? आपका 5th एनर्जी लेवल से आना है, राइट। और यहां से जब ये नीचे जंप करेगा तो सारी पॉसिबिलिटीज को काउंट करना है। तो सारी पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंग
अगर अपन देखें 4 तो ये पॉसिबिलिटीज होंगी, 3 ये, और ये 2, और ये 1। और अगर इनका सम कैलकुलेट करें 4 + 3 + 2 + 1, द आंसर वुड बी 10। अगर टोटल पॉसिबिलिटीज पूछता, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही एटम है, और वो आपको मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करने के लिए पूछता, तो आंसर क्या होता है? 4, राइट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लस का साइन इधर आएगा और ये Fe2O3 है, राइट। चलो देखिए, अपने को ये दो रिएक्शंस दे रखी हैं, इन दोनों रिएक्शन का कॉरस्पॉन्डिंग एंथैल्पी चेंज अपने को गिवन है, और अपने को करना क्या है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज की वैल्यू को इक्वेट करना है। देखिए, हमें इन दोनों क्वेश्चन से इस इक्वेशन की फॉर्मुलेशन करनी है, और सिंपल अप्रोच क्या है कि देखो, मेरे को Fe2O3 रिएक्टेंट साइड में चाहिए, तो इसको इन्वर्स करना पड़ेगा, और यहां पर मुझे कार्बन का जो कोफिशिएंट चाहिए वो 3 चाहिए होगा, मतलब इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फाइनल कंक्लूजन क्या मिला, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें और इसको रिवर्स करें और ऐड कर दें। क्लियर है? जो अलजेब्रिक ऑपरेशंस अपन रिएक्शंस में लगाएंगे, सेम अलजेब्रिक ऑपरेशंस अपने को उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंथैल्पी चेंज में लगानी होगी। सिंपल है। चलिए देखिए, अगर यहां पर अपन करें तो क्या कर सकते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इसको इक्वेशन 1 मान ले, इक्वेशन 2 मान ले। तो देखिए मैं क्या अलजेब्रिक ऑपरेशन लगा रहा हूं, मैं इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और इक्वेशन 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, और जब मैं ऐसा करूंगा तो मेरे को सामने वाली इक्वेशन मिल जाएगी। तो जो मैंने अलजेब्रिक ऑपरेशंस रिएक्शन में लगाए हैं वही मुझको किस में लगाने हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंथैल्पी चेंज में लगाने हैं। चलिए लगाते हैं। सो थ्राइस ऑफ, तो जो मेरी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकलेगी, थ्राइस ऑफ -110, this is again minus of -824. The answer would be 824 minus 330. इसको जरा सिंप्लीफाई करें, 494 किलो जूल पर मोल would be the right answer. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एक ही स्टेप में क्वेश्चन हो गया। तो थर्मोकेमिस्ट्री की प्रॉब्लम जब मैं पढ़ा रहा था, ऑलरेडी बता रहा था, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन IIT मेंस एज वेल एज IIT एडवांस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच गिव फ्लेम टेस्ट फ्रॉम फॉलोइंग। देखिए यहाँ पर जो है फ्लेम टेस्ट का सवाल ये एस ब्लॉक से या यूं कहे सॉल्ट एनालिसिस से भी कंसीडर किया जा सकता है। अब जब चूंकि एस ब्लॉक की अकेली एस ब्लॉक की मेटल्स नहीं है यहाँ पर, ये सॉल्ट एनालिसिस से ही माना जाएगा। तो इसमें अपन अगर देखेंगे तो स्ट्रोंशियम जो कि एस ब्लॉक एलिमेंट है, और हम जानते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट में से बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ करके बाकी के सभी एलिमेंट जो है वो फ्लेम टेस्ट देते हैं। तो स्ट्रोंशियम देगा, स्ट्रोंशियम यहाँ पे फ्लेम टेस्ट देगा। लेकिन अगर हम 3D सीरीज में से देखें तो कॉपर भी जो है वो ब्लूइश कलर का फ्लेम टेस्ट देता है। कोबाल्ट एंड निकल ये वाइटेस्ट टाइप के देंगे तो उसको फ्लेम टेस्ट नहीं माना जाएगा, वाइटेस्ट टाइप की फ्लेम देंगे। तो कैल्शियम जो है वो ब्रिक रेड दे देता है और आयरन जो है वो गोल्डन येलो दे देता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये ब्रिक रेड देगा, तो यानी कि ये भी फ्लेम टेस्ट दे रहा है। आयरन जो है वो गोल्डन येलो टाइप का देगा, तो ये भी फ्लेम टेस्ट देता है। और कॉपर की बात करें तो वो ब्लूइश कलर का देगा, और स्ट्रोंशियम की बात करें तो वो रेडिश टाइप का देगा, ठीक है, क्रिम्सन रेड जैसा भी अपन उसको बोलें। तो यहाँ पर 4 एलिमेंट जो है वो कौन कौन से हो गए, स्ट्रोंशियम, कॉपर एंड कैल्शियम एंड आयरन, ये 4 एलिमेंट जो है ये फ्लेम टेस्ट देंगे। तो कुछ देखिए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है और ये आपकी N2O4 की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो आपको 30 सेकंड के बाद मिल रही है, और आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 पूछा गया है। क्लियर है? देखिए, अगर रिएक्शन से मैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O4 और NO2 को रिलेट करूं तो कैसे कर सकता हूं, तो रेट सॉल्यूशन बना लेते हैं, विल इक्वल टू rate of disappearance of N2O4 is equal to 1/2 plus rate of formation of NO2।
तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि उसने एक इंटरवल में बात करी है, और जब भी इंटरवल में रेट निकालते हैं वो कौन सा रेट होता है? एवरेज रेट। कौन सा रेट होता है? एवरेज रेट। अगर किसी मोमेंट में पूछता तो अपन कौन सा रेट निकालते? इंस्टेंटेनियस रेट। यूनिट भी उसने क्लियर कर रखा है, मोल पर लीटर पर मिनट में। तो सबसे पहले तो अपन रेट निकालते हैं। अब रेट कैसे होगा? डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, जो कि आपका 2.75 माइनस 3.00 अपॉन टाइम इंटरवल 30 सेकेंड, बोले तो हाफ मिनट, ये माइनस। तो देखिए ये कितना सिंप्लीफाई करके आया? 0.25, माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.25 का ट्वाइस करेंगे तो द रेट वुड बी 0.50 मोल पर लीटर पर मिनट। क्लियर है गाइस? अब हमारे पास रेट की वैल्यू है और अपने को रेट ऑफ फॉर्मेशन फाइंड आउट करना। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द रेट। कितना? ट्वाइस ऑफ द रेट। तो यहां से अपन निकाल सकते हैं कि जो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 होगा, that would be twice of 0.5. The answer would be 1 mole per liter per minute. That's all. Thank you. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा यहाँ पर 23 के बाद 25th क्वेश्चन, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग शोज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। बच्चों ये भी एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट होता है। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब है कि कोई पर्टिकुलर एटम किसी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट से ऑक्सीडाइज भी हो, साइमल्टेनियसली वो रिड्यूस भी हो। तो यहाँ से एक कॉमन सेंस वाली बात तो बनी रही है कि किसी भी एटम को एटलीस्ट उसकी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए डिस्प्रोपोर्शनेट होने के लिए, क्योंकि उसे ऑक्सीडाइज भी होना है और उसे रिड्यूस भी होना है। और यूं तो इन सब में से इनके जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस है उनको डिटेल में समझाया भी जाता है क्लासेज में, तो लेकिन यहाँ पे अपन देखेंगे तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करें अपन, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जो है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1 है। -1 उसका इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है। H2O2 को जनरली हम खुला छोड़ देते हैं तो ये डिकम्पोज कर जाती है और ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाती है, जहां पे हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन -1 से -2 में भी गई है और 0 में भी गई है, तो साइमल्टेनियसली रिड्यूस भी हुई है और ऑक्सीडाइज भी हुई है, तो इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा। सिल्वर एज सच कोई डिस्प्रोपोर्शनेशन शो नहीं करती, लेकिन अगर अपन कॉपर प्लस की बात करें तो कॉपर प्लस एक्वस सॉल्यूशन में डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। ये कॉपर 2+ में भी जाता है और कॉपर 0 में भी जाता है, तो यस ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेगा। K+ का कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि K+ इस +1 से ऊपर जा ही नहीं सकता है। फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन भी जो है केवल 2 ही तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, 0 या -1। तो यहां से फ्लोरीन जो है केवल रिड्यूस हो सकती है, वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकती, तो इसके डिस्प्रोपोर्शनेशन की भी बात नहीं उठती, तो ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन शो नहीं करेगा। बात आती है क्लोरीन की। यस क्लोरीन डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करता है और मेनली बेसिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट करता है, पानी में भी डालने पर ये डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है, और ये अलग अलग मतलब कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि हॉट एंड कंसंट्रेटेड में डाल रहे हो या डाइल्यूट में डाल रहे हो। अगर मैं डाइल्यूट में डालता हूं तो डेफिनेटली यहां पर हम देखेंगे कि KCl एंड KClO हाइपोक्लोराइट एंड क्लोराइड मिलेगा, -1 एंड +1 में यहाँ पे क्लोरीन जाएगा। सिमिलरली क्लोरेट, यहाँ पर आप देख सकते हो क्लोरेट और यहाँ पे क्लोरीन अपनी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये बात अपन नॉर्मली लिखवाते भी हैं कि जब कोई ऑक्सी एसिड या ऑक्सी एनायन उनकी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो वो गर्म करने पर डिस्प्रोपोर्शनेट करते हैं, तो डेफिनेटली इसे अगर हम गर्म करेंगे तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट होगा Cl- एंड ClO4- में, इस तरीके से ये डिस्प्रोपोर्शनेट होंगे। तो +5 से -1 में भी गया, रिड्यूस हुआ, +5 से ये +7 में भी गया, ऑक्सीडाइज भी हुआ। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल जो डिस्प्रोपोर्शनेट होने वाले जो स्पीसीज है वो H2O2 हो गया, Cu+ हो गया, इसके अलावा क्लोरीन हो गया और इसके अलावा क्लोरेट हो गया। तो टोटल यहाँ पर 4 स्पीसीज ऐसी हैं जो डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शंस शो कर सकती है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।